वेलकम बैक गाइस। तो हमारे एस के मापा बुक चल रही थी इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस 9th एडिशन जो है उसका चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसमें हमने डिसकंटिन्यूटी से पहले पहले सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो अभी आज यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट नंबर 8.4.1 जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लैंग्वेज बुक में दी हुई है उस लैंग्वेज को एज इट इज़ हम समझने जा रहे हैं। तो डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी क्या है? वी हैव सीन that a function defined on a domain D may be continuous at all points of D. D के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो भी सकता है और मे बी कंटिन्यूस एट सम पॉइंट्स ऑफ D, कुछ पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होता है। एंड डिसकंटिन्यूस एट द अदर पॉइंट्स ऑफ D एंड मे बी डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ D। मतलब कोई डोमेन अगर आपको दिया हुआ है तो उस डोमेन के कुछ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, सभी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, कुछ पॉइंट पर कंटिन्यूस हो सकता है और सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन। ओके, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट पर क्या होता है। इफ सी डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन एफ, अगर सी जो है आपके डोमेन से ही नहीं बिलोंग करता है, इट इज सर्टेन दैट एफ इज डिसकंटिन्यूस एट सी। अगर सी जो फंक्शन सी जो पॉइंट है आपके फंक्शन के डोमेन से ही नहीं आ रहा, तो डोमेन से ही नहीं आ रहा तो वो जो सी पॉइंट है वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन आपका ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही ये होती है कि आपका जो एफ जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू c पर f ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू है वो f ऑफ c के इक्वल होना चाहिए। मतलब f ऑफ c डिफाइन होना चाहिए। तो जब आपका पॉइंट c ही डोमेन में नहीं आ रहा है तो f ऑफ c डिफाइन कर कैसे दोगे? तो नहीं हो पाएगा। बट द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट c डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन f इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ c। जो डिसकंटिन्यूटी का जो नेचर है ना वो सी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन द बट द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट सी डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ सी। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी का जो नेचर है ना वो सी के इमीडिएट नेबरहुड पर डिपेंड करता है। मतलब इमीडिएट नेबरहुड का मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पर मान लो सी है तो सी के तुरंत बाद में जो नेबरहुड हम लेते हैं उसका मतलब होता है इमीडिएट नेबरहुड, तुरंत बाद, जस्ट। ठीक है, इवन इफ सी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ, ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एट सी कैन अकर इन ए वेराइटी ऑफ वेज। अगर आपका सी जो है वो आपके डोमेन में बिलोंग कर भी रहा है तो भी एक डिसकंटिन्यूटी उस फंक्शन की उस पॉइंट पर हो सकती है। वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे वैरायटी में हो सकती है। ओके, वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एट ए पॉइंट सी। ठीक है, हम बहुत सारे टाइप की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे एट ए पॉइंट सी, irrespective of the case whether C belongs to or does not belong to the domain of F। मतलब अगर C आपका डोमेन से आता है या डोमेन में नहीं आता है, इनके ऊपर डिपेंड करते हुए हम डिसकंटिन्यूटी का जितने भी टाइप हैं वो टाइप अच्छे से यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो टाइप्स यहाँ पे हैं उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी एट एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। भाई इंटरवल दो ही होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। सेमी ओपन सेमी क्लोज भी इन्हीं के पार्ट होते हैं, तो मेनली तो दो ही होते हैं। तो उन इंटरवल्स में जो एंड पॉइंट्स होंगे ना, जो एंड पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी कैसी दिखेगी, कैसी होगी, क्या डेफिनेशंस होगी, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें स्टडी हम इस पॉइंट में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, लेट सी बी द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आई।
आई एक इंटरवल है और सी है उसका लेफ्ट एंड पॉइंट। ओके, ये एक लेफ्ट एंड पॉइंट है। C be the left end point of the interval I and let f be continuous on CD। CD पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट C। बट C पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, सी पर क्या हो गया भाई, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, अब सी डी जो इंटरवल है ना वो आपके आई इंटरवल का एक सबसेट दे दिया। अब सबसेट क्यों लिया हमने यहाँ पर, सबसेट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको लेफ्ट एंड पॉइंट की बात बताई जा रही है। किसकी बात बताई जा रही है, लेफ्ट एंड पॉइंट की। ओके, तो देखो लेट सी बी द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आई। अब आई का लेफ्ट एंड पॉइंट है तो आई जो है ना वो लेफ्ट साइड से तो सी से शुरू हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में कहाँ पे खत्म होगा वो हमें अभी तक नहीं बताया। तो इसलिए हमने मान लिया कि डी एक पॉइंट है जहां पर वो कोई इंटरवल है वो खत्म हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली जो सी डी बनेगा, ये सी डी बनेगा वो आई का एक सबसेट होगा, ऐसा हम मान करके यहाँ पे चल रहे हैं। थ्री केसेस अराइज, तीन केसेस यहाँ पे अराइज होते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तो करे बट एफ ऑफ सी के इक्वल ना हो। ये जो वैल्यू है एग्जिस्ट तो करे बट एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं हो। तो ऐसा अगर होता है, ऐसा अगर होता है तो उस डिस्कंटिन्यूटी को हम क्या नाम देंगे, उसको किस तरह से हम यहां पर देखेंगे। देखिए इन दिस केस f इज डिस्कंटिन्यूअस एट c। ठीक है, f डिस्कंटिन्यूअस है c पर, ये तो पता चल गया कि अगर f ऑफ c के इक्वल नहीं है तो c पर क्या हो गई, डिस्कंटिन्यूअस हो गई। दिस टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज कॉल्ड ए रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, रिमूवेबल क्यों बोला इसको आगे बताते हैं। C इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। C को क्या बोल देंगे भाई, पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। ओके, इसको क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। ओके, नाउ आगे देखते हैं कि नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में है द डिस्कंटिन्यूटी एट सी कैन बी रिमूव्ड बाय सुटेबली डिफाइनिंग एफ एट सी। मतलब हम फंक्शन को ही दोबारा से डिफाइन कर दें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को फिर से डिफाइन कर दें तो ये जो डिस्कंटिन्यूटी होगी ये डिस्कंटिन्यूटी आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके, हट जाएगी। That is why the discontinuity is called a removable discontinuity. Okay, next पेज स्किप तो नहीं हो गया, कौन सा नंबर है ये, 267। ओके 268। ओके देन नाउ देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 इज, कहाँ गया बे, ये रहा एग्जांपल, इस यही ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 इज इक्वल टू लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 वेयर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2। एस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2, एक्स कैन नॉट बी 0 और कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ओके, अब दो पर जब हम देखते हैं तो दो पर तो आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं है भाई। जब आप दो रख दोगे तो यहाँ पे 1/0 टाइप बन जाएगा जो कि आप इन्फिनिटी को टेंड करवा दोगे, तो यहाँ पर तो दो पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो दो पर अलग से फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि भाई 10 मिल रहा है आपको, ऐसा। ठीक है, बट एफ ऑफ 2 रखने पर यहां से तो 10 नहीं मिल रहा। मतलब जो सॉरी एफ ऑफ 2 पर, सॉरी एफ ऑफ लिमिटिंग वैल्यू जो आप इसकी निकालते हो, लिमिटिंग वैल्यू, तो वो आपको कुछ और ही मिलती है, लेकिन x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कुछ और ही मिल रही है। देखते हैं आगे क्या है। हेयर द डोमेन ऑफ f इज द इंटरवल 2 to infinity where 2 is included। 2 is the left end point of the interval 2 comma infinity। okay, limiting value of x tending to 2 f of x is equal to what, 4। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है यहाँ से। ठीक है, जब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे भाई, जब x 2 बन ही नहीं सकता, 2 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से हम x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ऐसा कर सकते हैं, x माइनस 2। अब जब x माइनस 2 आपका जीरो बन ही नहीं सकता तो नॉन जीरो नंबर्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे x टेंडिंग टू 2 पर, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। सो दैट लिमिटिंग वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी हमें, 4 मिल जाएगी। ओके, और
एफ ऑफ टू पर वैल्यू कितनी है, 10 दे रखी है हमें, तो ये इसके इक्वल नहीं है, नहीं है तो मतलब एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट टू। टू इज ए पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इसको रिमूव कैसे किया जाएगा? इफ वी डिफाइन एफ बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन टू, एंड ऑल्सो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की फोर इफ एक्स इज इक्वल टू टू। ये फोर क्या है? ये फोर वही है जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो लिमिटिंग वैल्यू को उठा करके आप पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू टू की जो एक्स इक्वल टू टू पर जो वैल्यू है वो आप बना देते हो, तो आपकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, देन एफ बिकम्स कॉन्टिन्यूस एट टू। ओके, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके अब देखते हैं बी। बी में क्या कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंडिंग टू सी। इफ एक्स टेंडिंग टू सी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही ना करे, बट देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे, किसका? सी का, डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करे ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, such that f is bounded on deleted delta neighborhood of c intersection I. What is I? What is I? Here I is your I is what? I is the interval. I क्या है भाई? यहाँ पे I है इंटरवल। ठीक है, और इंटरवल का ही हमने सबसेट लेकर के उस पर डिसकंटिन्यूटी बताई थी। तो पहली तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ गई, और दूसरी जो है वो ओसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे उसको। कैसे बोल देंगे भाई? देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि लिमिटिंग वैल्यू हुई पहली बात तो यहाँ पर एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, बट देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, एक नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करे, ताकि आपका फंक्शन जो है ना, फंक्शन उस सी के डेल्टा नेबरहुड में क्या मिल जाए आपको? बाउंडेड मिल जाए। डेल्टा नेबरहुड में क्या मिल जाए आपको? बाउंडेड मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और इंटरसेक्शन आई के साथ में क्यों ले रहे हैं भाई? इंटरसेक्शन आई के साथ में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आप अल्टीमेटली जो आपका सी पॉइंट उठा रहे हो ना, जो सी पॉइंट आप उठा रहे हो वो आपका एंड पॉइंट है पहली बात तो, और एंड पॉइंट है तो या तो वो राइट एंड पॉइंट होगा या लेफ्ट एंड पॉइंट होगा। तो अगर वो लेफ्ट एंड पॉइंट है तो कुछ ना कुछ राइट एंड पॉइंट भी होगा, और राइट एंड पॉइंट और लेफ्ट एंड पॉइंट मिल करके एक बनाएंगे इंटरवल, और वो इंटरवल किसका सबसेट होना चाहिए? वो होना चाहिए आई का। तो आई के अंदर ही वो होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर taking this as a intersection of I. Okay, in this case f is discontinuous at c whether f is defined at c or not। f जो है आपका c पर डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, f आपका c पर डिफाइन है या नहीं है, अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी is called an oscillatory discontinuity, and C is said to be a point of oscillatory discontinuity. Then here we will see the example number 2 continued। f of x is equal to sin 1 by x, और sin 1 by x का जो ग्राफ होता है अब जब भी देखोगे तो आपको ऐसा 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 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे ऑसिलेटिंग करता हुआ मिलेगा, यहाँ पे 1 से लेकर के और यहाँ पे -1 के बीच में। ओके, साइन 1 बाई एक्स का, और x इज इक्वल टू 0 पर उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 मिलेगी आपको। कुछ तो गड़बड़, रुको एक बार। साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स,
देखिए ये जो है आपको साइन 1/x इंटू साइन 1/x का जो ग्राफ है वो दिखाई दे रहा है इस पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीरो के जैसे ही नज़दीक जाते हैं तो वो कितना तेजी से ऑसिलेट करता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी वैल्यू क्या है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। सो ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है। ओके, तो यहाँ से जो है डिसकंटिन्यूटी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो साइन 1/x जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और x इक्वल टू 0 पर आपकी वैल्यू अलग से डिफाइन कर दी 0। हेयर 0 इज द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 इंफिनिटी। द डोमेन ऑफ f, द डोमेन ऑफ f, ये जो है ना ये इंटरवल ये आपके डोमेन है। किसका? ये f का डोमेन है भैया। यहाँ पर आप पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हो x की, और 0 पर तो आपको वैल्यू 0 ही मिल रही है, अलग से डिफाइन करके यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो अब डोमेन ऑफ एफ नोट, अच्छा f0 पर 0 है। अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एक्सटेंडिंग टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। ओके, f इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, f इज बाउंडेड ऑन 0 डेल्टा। 0 डेल्टा का मतलब क्या है? 0 से थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर 0, यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। देखो अनबाउंडेड तो नहीं है ना, 1 से -1 के बीच में ही है फंक्शन। फॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ए पॉइंट ऑफ ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो मतलब आप 0 से थोड़ा सा इधर जाओगे या 0 से थोड़ा सा इधर जाओगे तो आपको फंक्शन जो है ऑसिलेट करता हुआ मिलेगा। सो दैट, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके, नाउ देखते हैं सी पॉइंट। तो सी पॉइंट क्या कह रहे हैं? एफ इज अनबाउंडेड ऑन एवरी नेबरहुड ऑफ सी। एफ जो है आपका फंक्शन वो सी के हर नेबरहुड में अनबाउंडेड है। मतलब बाउंडेड है ही नहीं सी के किसी भी नेबरहुड में। सी के किसी भी नेबरहुड से यहाँ पे मतलब पता है क्या होता है? सी के किसी भी नेबरहुड से मतलब होता है कि ये सी है, सी के आप जितना नजदीक जा सको उतना नजदीक चले जाओ, आपको एफ जो है वो बाउंडेड मिलेगा ही नहीं। एफ जो है बाउंडेड मिलेगा ही नहीं। मान लो सी आपका 0 ही पॉइंट है, सी क्या है आपका? मान लो 0 पॉइंट है। तो जब आप एक ऐसा फंक्शन बनाते हो 1/x टाइप का, तो आप जैसे जैसे 0 के पास में जाते हो ना, तो आपको जो फंक्शन है वो प्लस इंफिनिटी की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। ओके, सो इसके बाद में क्या है? इन दिस केस f इज डिसकंटिन्यूअस एट c वेदर f इज डिफाइंड एट c और नॉट। आपका फंक्शन c पर डिफाइन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका जो फंक्शन है वो पॉइंट c पर डिसकंटिन्यूअस होगा। दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब आपका फंक्शन इनफाइनाइट को चला गया या फिर माइनस इनफाइनाइट को चला गया। ठीक है, फाइनाइट नहीं रह रहा, बाउंडेड नहीं रह रहा। C is said to be point of infinite discontinuity। इस केस में वही जो C पॉइंट है वो आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू C f of x is equal to infinity or minus infinity, then C is said to be point of infinite discontinuity if limiting value of f of x where x tending to C does not exist in R star। R स्टार से यहाँ पे मतलब है भाई R में से आपने 0 को निकाल दिया। ठीक है, C इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके, आर स्टार का मतलब यही है शायद, यहाँ पे एक मिनट रुको, हाँ यही है। ठीक है, आर स्टार मतलब आर में से आपने 0 को हटा दिया, बाकी सारे रियल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर हम देखते हैं। हो गए, अगर आर स्टार का मतलब और कुछ हुआ तो फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आर स्टार का मतलब अभी पहले जब नोटेशंस में देखा था तो आर स्टार मतलब यहाँ पे 0 नॉट इंक्लूडेड था। ओके, तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x, और log x के अंदर x की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे हम जीरो की ओर जाएंगे, log जो फंक्शन होता है वो माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाता है। ठीक है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाता है। सो दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट
जीरो, so zero is a point of infinite discontinuity. Okay, now example number 4 देखते हैं. f of x is equal to 1 over under square root x minus 3. x is greater than 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए. 3 भी नहीं हो सकती. 3 क्यों नहीं हो सकती? 3 अगर हो जाएगी तो भाई 1 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी, तो भी वो मतलब इनफाइनाइट को चली जाएगी. 3 नहीं हो सकती, 3 से छोटी नहीं हो सकती. 3 से छोटी क्यों नहीं हो सकती? 3 से छोटी करोगे तो आप अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू ले आओगे, जो फिर इमेजिनरी हो जाएगी, तो वो भी नहीं हो सकता. तो जब लिमिटिंग वैल्यू देखोगे आप एफ ऑफ एक्स की एक्स टेंडिंग टू 3 पर, तो वो आपको मिलेगा इनफाइनाइट. तो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट 3. 3 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. गॉट इट? एंड नाउ देखते हैं एग्जांपल नंबर 5. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स साइन 1 ओवर एक्स. तो एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 0 पर अलग से डिफाइन करके यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे बता ही दिया गया. सो दैट जब आप एफ ऑफ एक्स की लिमिट चेक करोगे x टेंडिंग टू 0 पर, तो वो आपको एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली है. f इज बाउंडेड इन जीरो डेल्टा. भाई जीरो डेल्टा पे भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किसी पॉजिटिव डेल्टा के लिए आप कोई इंटरवल लेते हैं जीरो डेल्टा, तो उसमें बाउंडेड मिल जाने वाला है. जहां आपको अगर आप लिमिट सुप्रीमम वैल्यू निकालते हैं तो वो आपको इनफाइनाइट मिलेगा, और लिमिट इन्फीमम वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ एक्स की और एक्स टेंडिंग टू 0 पर, तो आपको माइनस ऑफ इनफाइनाइट मिलने वाला है. ओके, वो क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो x टेंडिंग टू 0 पर ये जो वैल्यू है ये तो ओसिलेट करेगी. ओसिलेट, ये तो यार पेन खराब हो गया, एक सेकंड रुको. ये तो करेगी भाई ओसिलेट. ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये तो करेगी ओसिलेट. और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू कैसी होती है? 1 ओवर एक्स जो होता है ऐसे होता है. ठीक है, अब 1 ओवर एक्स जो है वो ऐसे होता है. तो भाई अगर आप लिमिट सुप्रीमम निकालना चाहते हैं, तो इस वैल्यू को आप बड़ी से बड़ी कितना बड़े से बड़ा कितना बता सकते हैं? इसकी वैल्यू 1 बता सकते हैं ऑसिलेट करके. तो 1 जब इसको ले लोगे तो ये 1 ओवर 0 टाइप में जब आप देखोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाएगा. ओके, अब साइन 1/x की आप मिनिमम वैल्यू क्या बताओगे जब आप x को 0 की ओर लेकर के जा रहे हो? भाई ये तो ओसिलेट कर रहा है ना ऐसे ऐसे, तो मिनिमम वैल्यू कितनी बताओगे? -1. अब -1 बताओगे और x को आप 0 लेकर के जा रहे हो, तो x 0 जाएगा तो ये तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा. तो प्लस इन्फिनिटी इंटू -1, तो कितना बना ये बन गया माइनस ऑफ इन्फिनिटी. तो ये आपका लिमिट इनफीमम की वैल्यू आ जाती है माइनस इन्फिनिटी. So f is discontinuous at 0. 0 is a point of infinite oscillatory discontinuity. Got it? Now come to the example number 6. Example number 6 says that f of x is equal to 1 over x modulus of sin 1/x. ओके, अब की बार ना आप यहाँ पर जो लिमिट इनफीमम की जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी वो आपको 0 मिल जाएगी. ऐसा क्यों? अब देखते हैं वो 0 आपको क्यों मिली. ठीक है, देखो 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं था तो उसको अलग से 0 बना दिया. f इज बाउंडेड ऑन 0 डेल्टा. 0 डेल्टा पर आपका फंक्शन बाउंडेड ही होगा, मतलब ये 0 है उसके थोड़ा सा आगे आप डेल्टा ले लेते हो तो 0 डेल्टा पर फंक्शन जो है वो ओसिलेट तो करेगा लेकिन बाउंडेड तो मिलेगा ही आपको. ओके, सो दैट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ऐसा मिलेगा. सो लिमिट सुप्रीमम अगर आप निकालते हो तो लिमिट सुप्रीमम का मतलब इसका सुप्रीमम और इसका सुप्रीमम. तो इसका सुप्रीमम तो भाई सीधा सीधा पता ही हमें इन्फिनिटी होता है. इसका सुप्रीमम क्या होगा? इसका सुप्रीमम होगा 1. ये अपनी वैल्यू मैक्सिमम क्या क्या ले सकता है भाई? 1 ले सकता है और -1 ले सकता है. ठीक है, तो जब 1 लेंगे तो बाहर निकालेंगे मोड से तो भी 1 मिलेगा हमें, -1 लेंगे और मोड से बाहर निकालेंगे तो भी 1 मिलेगा. तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे तो सुप्रीमम के लिए तो 1 ही मिल रहा है. तो मतलब जो लिमिट सुप्रीमम है, आप फंक्शन को 0 फंक्शन में x को 0 के करीब लेकर के जा रहे हो तो आपका फंक्शन जो है इनफाइनाइट की ओर ही टेंड कर रहा है. अब बात करते हैं आपके लिमिट इनफीमम की.
अब लिमिट इन्फीमम का मतलब क्या है, देखो यहां पर जब आप देखते हो इस फंक्शन को 1/x को, तो ये आपका फंक्शन जो है ना, अलग अलग फंक्शन अगर देखें इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो आपके इन्फिनिटी को ही जाएगा भाई, 1/0 टाइप में बन के, ठीक है। लेकिन आप जब वन साइन 1/x की, ये आपका साइन 1/x ऐसे ऐसे, तो इसकी जब आप इन्फीमम वैल्यू देखते हो, इन्फीमम वैल्यू, तो इन्फीमम वैल्यू आपको मिनिमम कितना मिल सकता है भाई, 0 ही तो मिल सकता है ना। 0 ही वो सबसे कम वैल्यू है जो आपको यहाँ पर मिल सकती है x के 0 के नजदीक पहुंचने पर। क्यों मिल सकती है भाई, देखो साइन 1/x तो करेगा ओसिलेट, सीधी सी बात है। अब मैं आपको ये दिखा ही देता हूं कैसे होता है, देखो ये ऐसे 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 ओसिलेट कर रहा है, ओके, ऐसे ऐसे बहुत सारा ओसिलेट कर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे कि किस पर क्या वैल्यू है। तो भैया ये आपका 1 है, 1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है साइन 1/x की, ठीक है। 1/x के लिए तो हमने बता ही दिया कि जैसे जैसे x 0 को जाएगा तो ये जो वैल्यू है वो आपकी इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, प्लस इन्फिनिटी को, ओके। बात करते हैं साइन 1/x के। अब इसमें ना हमने मोड भी लगा दिया है, मोड लगा दिया, तो या तो 1 मिलेगी इसकी वैल्यू या फिर -1 मिलेगी, दोनों के बीच में ही कुछ मिलेगी। तो आप चाहे इसकी वैल्यू 1 ले लो तो मोड 1 भी आपको 1 ही मिलेगा, चाहे आप -1 ले लो तो -1 का भी मोड आपको 1 ही मिलेगा, दोनों केस में आपको 1 ही मिल रहा है। मिनिमम कौन से में मिलेगा भाई, मिनिमम तो तभी मिलेगा ना जब इस लाइन पर आकर के रुक जाए। इस लाइन पर आकर के कब रुकेगा, जब आप साइन 1/x की कभी ना कभी तो वैल्यू 0 मिलेगी ना भाई, ओसिलेट कर रहा है तो कभी ना कभी तो 0 मिलेगी ना। तो वो जो 0 मिलेगी वही आपके इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट इन्फीमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट इन्फीमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर आकर के आपको 0 मिलेगी। तो 0 छोटा है या 1 छोटा है, तो 0 छोटा है। -1 को मोड में रखोगे तो भी वो 1 ही मिल जा रहा है, तो मतलब 0 से तो बड़ा ही मिल जा रहा है। तो सबसे छोटी जो वैल्यू आपको 0 ही मिलने वाली है। तो 0 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इन्फिनिटी से, तो आपको 0 ही यहाँ पर मिल जाने वाला है। सो दैट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट इन्फीमम वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब f is discontinuous at 0, so 0 is a point of infinite oscillatory discontinuity. Got it? Now come to the point second. Okay, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, लेट C बी द राइट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल I। भाई राइट एंड पॉइंट है अगर C, तो F बी कंटिन्यूअस ऑन AC। अब की बार ना C को राइट हैंड पॉइंट ले लिया, राइट एंड पॉइंट ले लिया, हैंड नहीं, राइट एंड पॉइंट। तो राइट एंड पॉइंट ले लिया, तो AC को इस बार हम I का सबसेट बोल रहे हैं भाई। C यहाँ पे फिक्स कर दिया, A आपका कोई रियल नंबर है, ठीक है, जो कि I से तो कम ही होगा, मतलब I के अंदर ही कहीं ना कहीं आएगा। तो AC जो है वो इंटरवल आपका I इंटरवल का सबसेट बन जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में भी जो राइट एंड पॉइंट है उसके ऊपर भी जब हम डिसकंटिन्यूटी देखेंगे तो जो सेम हमने पहले जो हमने देखा है उसी तरह से यहाँ पे अराइज हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट 8.4.2, डिसकंटिन्यूटी एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। ये एक इंटरवल होता है, ये भी एक इंटरवल होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। इस इंटरवल में दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं, एक एंड में होते हैं एक पॉइंट्स, और एक होते हैं बीच में। तो जो एंड में होते हैं उनको बोलते हैं एंड पॉइंट्स, और जो बीच में होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। सो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल आई एंड लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए सी एंड सी बी। ए सी और सी बी पर ये कॉन्टिन्यूअस है, बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट सी। सी पर डिसकॉन्टिन्यूअस है भाई, सी पर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ए बी जो है वो आपका कंटेन हो रहा है किसमें, ए बी कंटेन हो रहा है आपका आई के अंदर। ओके, अब सी जो है ना, सी वो इंटीरियर पॉइंट है। सी इंटीरियर पॉइंट तो है, बट सी के ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब ये फंक्शन सी के ऊपर डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है, उसके तीन केस यहाँ पे फिर से अराइज कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1, ए फॉर एप्पल।
तो फर्स्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, सी माइनस मीन्स आप सी की ओर जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, ओके। एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, सी प्लस का मतलब है आप सी के पास जा रहे हो राइट हैंड साइड से। बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल भी हो जाएं। इसका सब केस क्या है, इसका सब केस है, सब केस आई फर्स्ट, इस आई का फर्स्ट केस सब केस क्या है, इफ एफ इज नॉट डिफाइंड एट सी, भाई दोनों तरफ से लिमिटिंग वैल्यू तो सेम आ रही हो बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका एफ डिफाइन ही ना हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो उस फंक्शन को हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस एट सी, ओके। सेकंड सब केस क्या बनेगा, सेकंड सब केस इसका बनेगा, इफ एफ इज डिफाइंड एट सी, सी पर डिफाइन तो हो बट उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल ना हो। पहली बात तो डिफाइन ही ना हो, दूसरा डिफाइन हो बट लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल ना हो, ये भी एक सब केस बन गया, ठीक है। देन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सी। आगे कह रहे हैं द दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड इज कॉल्ड एज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको भी हम रिमूवेबल, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस सी पॉइंट पर हम फंक्शन को क्या कर दें, डिफाइन कर दें, और वही डिफाइन कर दे जो हमें लिमिटिंग वैल्यू में मिल रहा है। मतलब एफ ऑफ सी इसके बराबर नहीं है ना, तो हम एफ ऑफ सी को इसके बराबर ही डिफाइन ही कर दें, देन फिर ये क्या हो जाएगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। गॉट इट। नाउ नोट क्या कह रहे हैं, द डिसकंटिन्यूटी एट सी कैन बी रिमूव्ड बाय सुटेबली डिफाइनिंग एफ एट सी, ओके। गॉट इट। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट सी पर एंड राइट हैंड लिमिट सी पर बोथ एग्जिस्ट एंड दोनों इक्वल ही ना हो। भाई लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी अलग हो गई हो, राइट हैंड सॉरी, लेफ्ट हैंड पर लिमिटिंग वैल्यू अलग हो, राइट हैंड पर लिमिटिंग वैल्यू अलग हो। In this case, f is discontinuous at c whether f is defined at c or not। आपका फंक्शन c पर डिफाइन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां पर क्या बोलोगे कि f जो है वो डिसकंटिन्यूअस है c पर। क्यों है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है, तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही। आपका फंक्शन ऐसे चल रहा है, फिर आपका फंक्शन ऐसे आ गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपकी जो वैल्यूज हैं, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो आपको यहाँ मिल रहे हो, राइट हैंड साइड से आप आ रहे हो तो आप यहाँ मिल रहे हो, तो बीच में गैप है, ठीक है, जंप कर गया, यहां से लेकर के यहाँ पे क्या कर गया, जंप कर गया। सो दिस टाइप ऑफ discontinuity इज कॉल्ड ए जंप डिसकंटिन्यूटी। सी इज said टू बी ए पॉइंट ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी। गॉट इट, ओके। समझ में तो आ रहा है ना भाई, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो यार, मच्छर भी बहुत आ रहा है इधर, ठीक है। देखो, तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम करें तो इसको हम क्या कर देंगे, डिफाइन टू बी एज टोटल जंप ऑफ एफ। टोटल जंप का मतलब यही है भाई, लेफ्ट हैंड पे आप कहाँ थे, राइट हैंड पे आप कहाँ हो, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को जब घटा देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इस दूरी को ही हम क्या बोल देंगे, टोटल जंप। टोटल जंप मतलब कितना दूर गया है यार, लेफ्ट हैंड साइड से आप जंप करके राइट हैंड साइड पर कितना ऊपर चले गए या कितना नीचे चले गए, वही उसको टोटल जंप बोलेंगे। टोटल जंप ऑफ एफ एट सी एंड इट इज डिनोटेड बाय JFC। JFC जंप एट सी ऑफ फंक्शन एफ। गॉट इट, यस। कहाँ तक करें, कितना टाइम हो गया देखें एक बार, तो आधा घंटा ही हुआ यार, देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रुकिए। ओके, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, ठीक है। ओके, देन आगे देखते हैं, इफ एफ इज डिफाइंड एट सी, अगर एफ आपका डिफाइन है आपके सी पॉइंट पर और एफ ऑफ सी प्लस जीरो करने पर, और एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइन हो जाता है टू बी द राइट हैंड जंप ऑफ एफ एट सी, ओके। एंड एफ ऑफ सी माइनस जीरो
is defined to be the left hand jump of f at c. ओके, इस तरह से हम इस जंप को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. ओके, the discontinuities discussed in point A are called the simple discontinuities or discontinuities of the first kind. जो हमने अभी तक पॉइंट ए में जो डिसकॉन्टिन्यूटीज देखी हैं, उन डिसकॉन्टिन्यूटीज को सिंपल डिसकॉन्टिन्यूटीज बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ द फर्स्ट काइंड. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं हम. एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, f of x is equal to x square minus 4 over x minus 2. x is not equal to 2. x इक्वल टू 2 पर 10 वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं तो 4 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 2 पर 10 मिल रही है हमें. f is discontinuous at 2. 2 is a point of removable discontinuity. Got it? 2 को रिमूव करके हम यहाँ पे उसको 4 को रिमूव, किसको क्या बोलते हैं, 10 को रिमूव करके हम यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 2 पर आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाने वाला है. ओके, उसके बाद में देखते हैं आपका जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन होता है उस पे किस तरह से देखते हैं. ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू मोड नहीं क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ, ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो f ऑफ x जो होगा वो 0 मिलेगा आपको, 0 मिलेगा क्योंकि ये GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो x की वैल्यू जब 0 से 1 तक है तो आपको 0 मिलेगा. ठीक है, 1 के बराबर है या 2 से छोटी है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 1. गॉट इट? आप x आप 1 की ओर आ रहे हो माइनस साइड से, आप लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करते हो एज एन इनपुट, तो आपका फंक्शन 0 को चला जाता है. गॉट इट भाई? ठीक है. आप राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करते हो तो आपका फंक्शन कहाँ चला जाता है, 1 को चला जाता है. ठीक है, देखो राइट हैंड साइड से अगर आप 1 को जा रहे हो तो आपका फंक्शन 1 को चला गया, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप 1 को जा रहे हो तो आपका फंक्शन चला गया 0 को. ठीक है, एफ ऑफ 1 पर आप वैल्यू देखते हो तो वो आपको मिल जाती है 1. ओके, नाउ f is discontinuous at 0. why? 1 is a point of jump discontinuity, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गए, अलग अलग हो गए. ठीक है, अब इसका जंप निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, टोटल जंप कैसे निकालते हैं. टोटल जंप का भी फॉर्मूला देखा था हमने. टोटल जंप आपका क्या होता है, इसकी राइट हैंड लिमिट एंड माइनस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो जब हम माइनस कर देंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, टोटल जंप होगा. तो टोटल जंप हम देखते हैं यहाँ पे कितना आता है. टोटल जंप राइट हैंड लिमिट 1 प्लस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 आपको 1 मिल जाता है टोटल जंप. राइट हैंड जंप कितना मिलेगा भाई, राइट हैंड जंप एट 1 कितना मिलेगा. राइट हैंड जंप अभी यहाँ पे जस्ट आपने फॉर्मूला देखा कि राइट हैंड जंप किसको बोलते हैं, एफ ऑफ 0 सी प्लस 0 माइनस एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ 1 प्लस 0 माइनस एफ ऑफ 1, तो कितना मिला आपको 1 माइनस 1 0. तो यहाँ पे राइट हैंड जंप तो कुछ नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड जंप है. राइट हैंड जंप का मतलब है कि राइट हैंड से आप कितना जंप कर रहे हो, आप 0 जंप कर रहे हो, राइट हैंड से आप जंप नहीं कर रहे हो, बिकॉज राइट हैंड का जो वैल्यू है वो जा करके आपकी इक्वल हो जा रही है किसके, फंक्शन की वैल्यू के, तो इसलिए राइट हैंड का जंप यहाँ पे 0 आ रहा है. लेकिन लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू है वो जा करके आपके फंक्शन के इक्वल नहीं हो रही है. ठीक है, सो दैट लेफ्ट हैंड का जंप आ रहा है 1. ओके, तो टोटल जंप कितना हुआ, यहाँ पे 1 आ गया. उसके बाद में देखते हैं x माइनस GIF ऑफ x. अगर हम x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा दें तो वहां पे जो हमें वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन को क्या बोलते हैं. ये जो 9th एग्जाम्पल में आपको फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है, क्यों बोले फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि मान लो आपका ये जो फंक्शन, ये जो x है उसकी वैल्यू है 2.5. ठीक है, 2.5 में से आपने GIF ऑफ 2.5 घटा दिया. अब GIF ऑफ 2.5 कितना आया, 2 ही तो मिलेगा आपको, तो 2.5 में से आपने क्या घटा दिया,
माइनस कर दिया 2, 2 को माइनस कर दिया तो कितना बचा आपके पास में 0.5, और 0.5 क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस जी आई एफ ऑफ x। ठीक है, फिर से आपका x जो है वो 0 से 2 के बीच में लिया जा रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि x आपको वैल्यू देगा जब 0 से 1 के बीच में आपका x होगा, और x माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको पता ही होगी पहले से, फ्रैक्शनल पार्ट वाली, ये 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब देखते हैं 1 पर, तो आपका फंक्शन कहाँ जाता है, 1 को जाता है। ठीक है भाई, राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो वो 0 पर जाता है। तो और राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाती है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 इनपुट पर जो मिलती है हमें, वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी मिलती है, मतलब दोनों इक्वल हो जाती है। ओके, तो टोटल जंप इसमें फिर से वापस से -1 आ जाएगा। आपको पता ही है टोटल जंप राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं तो -1 मिल जाएगा। राइट हैंड जंप कितना मिला हमें, राइट हैंड से कोई जंप नहीं मिला, क्योंकि राइट हैंड की जो लिमिट है वो आपके फंक्शन की 1 पर वैल्यू के इक्वल मिल जा रही है। लेफ्ट हैंड में जंप मिलेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड में वैल्यू अलग मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड में कितना जंप मिला हमें, -1 जंप मिला। लेफ्ट हैंड को -1 करना पड़ा तब जाकर के आपकी वैल्यू 0 के इक्वल है। गॉट इट। सो अब देखते हैं बी पार्ट। एट लीस्ट वन ऑफ लिमिट x tending to c minus f of x and limit x tending to c plus f of x does not exist। मतलब इन दोनों में से एक एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, कम से कम एक एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट f इज बाउंडेड ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ c, जहां से c को गायब कर दिया जाए, c को टाटा बाय बाय कर दिया जाए। इन दिस केस f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट c। इस केस में आपका फंक्शन जो है वो c पर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वेदर f इज डिफाइंड एट c और नॉट, आपका फंक्शन f पर डिफाइंड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेटरी डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी जस्ट बताया था ऑसिलेटरी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है। वहां पर यहाँ पे दोनों ही, उस केस में क्या था, दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, यहाँ पर कोई एक एग्जिस्ट ना करे। गॉट इट। तो f इज बाउंडेड ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c। f आपका बाउंडेड होगा किसी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c पर। गॉट इट। और आगे ये क्या दिया हुआ है, ये शायद इक्वल में है, एक सेकंड, एग्जैक्ट फाइनाइटली। सो गाइज ये जो है ये चीज़ थोड़ी सी नई है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में यहाँ तक ही हम करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम पेज नंबर अभी बता देता हूँ, पेज नंबर 270 से, और एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया था ना बी ऑप्शन से। ठीक है, पेज नंबर 270, ये जो बी है यहाँ से शुरू करते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बाय बाय।